नमस्कार। आज हम एक जरूरी विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। विषय है भारत की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, मतलब कि परिवहन और संचार। हाँ, बिल्कुल। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी सारी चीजें, सेवाएं इस्तेमाल करते हैं। कुछ पास से मिलती हैं, कुछ बहुत दूर से आती हैं। और ये खुद तो चल के आती नहीं। सही बात है। इन्हें लाने ले जाने के लिए परिवहन चाहिए। तो आज इसी पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि देश का विकास सिर्फ चीजें बनाने से नहीं होता। उनको सही जगह, सही समय पे पहुंचाना भी उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा अहम है। अच्छा। हाँ, मतलब सोचिए, अच्छी सड़कें, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे और साथ में तेज संचार, इंटरनेट, फोन, ये सब तेज विकास के लिए एकदम जरूरी हैं। स्रोत भी यही बताते हैं कि भारत इतना बड़ा, इतनी विविधता वाला देश होकर भी आज दुनिया से अच्छे से जुड़ा है। और इसमें इन सभी साधनों का बड़ा हाथ है। हाँ, रेलवे, सड़कें, वायुमार्ग, जल मार्ग, फिर संचार में अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा और अब इंटरनेट, सबने मिलकर ये संभव किया है। तो चलिए शुरुआत सड़कों से करते हैं। सुना है भारत का रोड नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़ों में से एक है। हाँ, बिल्कुल। करीब आंकड़े देखें तो 62 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा 2020-21 तक। ये बहुत बड़ा है। बाप रे। और इसकी खूबी सिर्फ लंबाई नहीं है। रेलवे के मुकाबले इनको बनाना, इनका रखरखाव करना अक्सर आसान और सस्ता पड़ता है। हाँ, और ये उन जगहों पर भी पहुंच सकती हैं जहां रेल ले जाना मुश्किल है। सही कहा, जैसे ऊबड़-खाबड़ इलाके या फिर हिमालय जैसे पहाड़। अच्छा, और छोटी दूरी के लिए तो ये बेस्ट है शायद। कम लोग, थोड़ा सामान। बिल्कुल, किफायती पड़ती हैं। और सबसे बड़ा फायदा, डोर टू डोर सर्विस, सामान सीधे आपके दरवाजे तक। इनको अलग-अलग तरह से बांटा भी गया है ना? हाँ, व्यवस्था के लिए। जैसे एक तो है स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे, ये बड़े महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, तेज रफ्तार ट्रैफिक के लिए। अच्छा। फिर हैं राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज, ये देश के दूर दराज के हिस्सों को जोड़ते हैं। ठीक है। फिर राज्यों के अपने राजमार्ग हैं, जिला सड़कें हैं। और हाँ, एक और अहम है, अन्य सड़कें। इसमें वो सड़कें आती हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी हैं। हाँ, ये तो बहुत सुना है। इसका मकसद गांवों को शहरों से जोड़ना है। बिल्कुल, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा पहुंचा है, ऐसा स्रोत बताते हैं। और एक और नाम लेना जरूरी है, BRO, मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। सीमा सड़क संगठन। हाँ, ये सीमावर्ती इलाकों में सड़कें बनाते हैं जिनका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा होता है। जैसे वो अटल टनल है ना। हाँ, हिमाचल में। वही 9 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा लंबी BRO ने बनाई है। मनाली को लाहौल स्पीति से अब साल भर जोड़े रखती है। वाह, तो ये तो हुई सड़कों की बात। लेकिन जब भारी सामान ढोना हो या बहुत लंबी दूरी तय करनी हो, तब तो रेल ही बेहतर है। हाँ, उसमें कोई शक नहीं। माल ढुलाई और यात्री परिवहन दोनों के लिए भारतीय रेल एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। सोचिए जरा, व्यापार, घूमना फिरना, तीर्थ यात्राएं, लंबी दूरी तक सामान भेजना, ये सब रेल से ही बड़े पैमाने पर मुमकिन हो पाता है। और ये तो बहुत पुराना नेटवर्क भी है। हाँ, 150 साल से भी ज्यादा हो गए। पहली ट्रेन 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे, सिर्फ 34 किलोमीटर। और तब से लेकर आज तक ये देश को जोड़ने वाली एक बड़ी ताकत रही है। इसने उद्योग और खेती दोनों के विकास में मदद की है। लेकिन रेल लाइनें बिछाना हर जगह आसान नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भूगोल, अर्थव्यवस्था और प्रशासन, कई चीजों पर निर्भर करता है। जैसे उत्तर भारत के मैदानों में नेटवर्क घना है, क्योंकि वहां जमीन समतल है, आबादी ज्यादा है, खेती अच्छी होती है। और पहाड़ों में? पहाड़ों में मुश्किल है, खर्चीला भी है और इंजीनियरिंग की चुनौतियां भी ज्यादा। हाँ, पश्चिमी तट पर कोंकण रेलवे का निर्माण एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। वो बहुत मुश्किल था बनाना। पर रेलवे के साथ कुछ दिक्कतें भी तो हैं, जैसे लोग बिना टिकट चलते हैं। हाँ, वो एक बड़ी समस्या है। बिना टिकट यात्रा, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, बेवजह चेन खींचना, ये सब चुनौतियां हैं जिनसे निपटना जरूरी है। ठीक है। सड़कों और रेल के अलावा एक और तरीका है परिवहन का जो आजकल काफी अहम हो गया है, पाइपलाइन। ये क्या चीज है? ये परिवहन के नक्शे पर कह सकते हैं कि एक नई चीज है। मतलब पहले पाइपलाइन ज्यादातर पानी सप्लाई के लिए इस्तेमाल होती थी। अच्छा। पर अब इनका इस्तेमाल कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस को एक जगह से दूसरी जगह, जैसे रिफाइनरी तक या बाजार तक पहुंचाने के लिए खूब हो रहा है।
और सुना है ठोस चीरें भी भेजी जा सकती हैं। हाँ, उनको घोल या स्लरी बनाकर पाइपलाइन से भेजा जा सकता है। इसका बड़ा फायदा यह है कि बीच में ट्रांसशिपमेंट का झंझट नहीं होता, तो सामान का नुकसान या देरी होने का डर कम रहता है। लेकिन इनको बिछाना तो महंगा पड़ता होगा। हाँ, शुरुआती लागत ज्यादा होती है, पर एक बार लग गई तो फिर इनको चलाने का खर्चा कम आता है और ये लगातार सप्लाई बनाए रखती हैं। इनकी वजह से बरौनी, मथुरा, पानीपत जैसी रिफाइनरियां या गैस पर आधारित खाद कारखाने लगाना संभव हो पाया है, जो शायद पहले मुश्किल होता। कोई खास पाइपलाइन जिसका जिक्र करना चाहें? हाँ, देश में 3 बहुत महत्वपूर्ण नेटवर्क हैं। एक ऊपरी असम से कानपुर तक, दूसरा गुजरात में सलाया से जालंधर तक और तीसरी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर यानी HVJ गैस पाइपलाइन। ये बहुत अहम है ऊर्जा सप्लाई के लिए। चलिए अब पानी के रास्ते की बात करते हैं, जल मार्ग। स्रोत कहते हैं कि ये सबसे सस्ता साधन है। हाँ बिल्कुल, खासतौर पर भारी और बड़े आकार का सामान ढोने के लिए ये सबसे उपयुक्त है। सोचिए कोयला, सीमेंट, अनाज, ऐसी चीजों के लिए। और ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है शायद। हाँ, ये ईंधन भी कम इस्तेमाल करते हैं, तो पर्यावरण के लिहाज से भी अच्छे हैं। भारत में अंदरूनी जल मार्गों की काफी क्षमता है, नदियों और नहरों को मिलाकर करीब 14,500 किलोमीटर। सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 100 से ज्यादा जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित भी किया है। जैसे गंगा नदी पर इलाहाबाद से हल्दिया तक NW1, ब्रह्मपुत्र पर सादिया से धुबरी तक NW2, केरल में वेस्ट कोस्ट कनाल NW3। ये कुछ प्रमुख हैं। लेकिन क्या इनका उतना इस्तेमाल हो रहा है जितनी क्षमता है? अभी नहीं, इनमें अभी बहुत संभावनाएं हैं जिनका पूरा इस्तेमाल होना बाकी है। अब बात करें समुद्री परिवहन की। हाँ, बंदरगाहों की। तो देश का लगभग 95% व्यापार अगर मात्रा के हिसाब से देखें तो वो समुद्र के रास्ते ही होता है, और मूल्य में देखें तो करीब 68%। इतना ज्यादा? हाँ, इसके लिए हमारे पास 12 प्रमुख और लगभग 200 छोटे मंझोले बंदरगाह हैं। कुछ बड़े बंदरगाहों के नाम? कांडला, जिसका नाम अब दीनदयाल पोर्ट है, गुजरात में। मुंबई सबसे बड़ा है, पास में ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। गोवा में मार्मागांव, जो लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है। फिर दक्षिण में न्यू मैंगलोर, कोच्चि, तूतीकोरिन, वीओ चिदम्बरनार, चेन्नई तो काफी पुराना है शायद। हाँ, सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है। फिर विशाखापट्टनम है, जो सबसे गहरा है। पूरब में पारादीप, कोलकाता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये एक नदी पत्तन है हुगली नदी पर। और पास में हल्दिया भी है। काफी लंबी लिस्ट है। अब आते हैं सबसे तेज साधन पर, हवाई मार्ग। हाँ, वायु मार्ग सबसे तेज, आरामदायक और प्रतिष्ठित साधन माना जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी शायद ये है कि ये मुश्किल से मुश्किल इलाकों को भी आसानी से पार कर सकता है। बिल्कुल, ऊंचे पहाड़ हों या रेगिस्तान, घने जंगल हों या लंबे समुद्री रास्ते, हवाई जहाज से पहुंचना आसान हो जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए तो ये बहुत ही जरूरी होगा। हाँ, उन दुर्गम इलाकों के लिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। वहां कनेक्टिविटी बढ़ाना एक प्राथमिकता रही है। सरकार की उड़ान योजना इसी के लिए है, उड़े देश का आम नागरिक। हाँ, UDN योजना का मकसद यही है कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़े, छोटे शहरों तक भी उड़ाने जाएं और किराया आम आदमी की पहुंच में हो। और हाँ, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड का भी जिक्र जरूरी है। ये ONGC को उनके अपट तटीय कामों में मदद करते हैं और दुर्गम इलाकों में हेलीकॉप्टर सेवाएं भी देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई परिवहन की बात। अब आते हैं संचार पर, जो उतना ही जरूरी है। हाँ, परिवहन और संचार ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संचार में 2 चीजें आती हैं। एक तो व्यक्तिगत संचार, जैसे फोन पर बात करना, चिट्ठी भेजना, और दूसरा है जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन। इसमें टेलीविजन, रेडियो, अखबार, फिल्में, इंटरनेट ये सब आते हैं। डाक व्यवस्था तो भारत की बहुत पुरानी और बड़ी है। हाँ, भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। आज भी पार्सल और चिट्ठियां भेजने का ये एक अहम जरिया है। इसमें भी प्रथम श्रेणी मेल, जो हवाई जहाज से जाती है, और द्वितीय श्रेणी मेल, जो जमीन के रास्ते जाती है, होती है। तेजी से डिलीवरी के लिए 6 मेल चैनल भी बनाए गए हैं। और टेलीकॉम, फोन, इंटरनेट। भारत का टेलीकॉम नेटवर्क एशिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। ज्यादातर गांवों तक आज STD सुविधा पहुंच चुकी है, और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तो इसे और आगे ले जा रहा है। और जनसंचार? उसमें आकाशवाणी है, जो कई भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन है, जिसका राष्ट्रीय चैनल है। फिर हजारों अखबार और पत्रिकाएं छपती हैं, सबसे ज्यादा हिंदी में। किताबें हैं, और हाँ, फिल्में। भारत फीचर फिल्मों का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। ये सब मिलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे बढ़ावा देते हैं?
देखिए, व्यापार होता क्या है? चीजों का आदान प्रदान, चाहे राज्यों के बीच हो या देशों के बीच। ठीक। अब अगर आपके पास अच्छा परिवहन है तो आप सामान आसानी से भेज सकते हैं। अच्छा संचार है तो आप दुनिया भर के बाजारों से जुड़ सकते हैं, मोलभाव कर सकते हैं, ऑर्डर ले दे सकते हैं। तो ये सीधे तौर पर व्यापार को बढ़ाते हैं। किसी देश की तरक्की का अंदाजा उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भी लगता है ना? बिल्कुल। इसे आर्थिक बैरोमीटर भी कहते हैं। व्यापार में दो चीजें होती हैं, निर्यात जो हम बेचते हैं और आयात जो हम खरीदते हैं। अगर निर्यात ज्यादा है आयात से तो व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में है, यानी अनुकूल है। अगर आयात ज्यादा है तो प्रतिकूल है। भारत क्या चीजें ज्यादा निर्यात करता है? रत्न और आभूषण, रसायन, कृषि उत्पाद, ये कुछ प्रमुख चीजें हैं। और आयात? पेट्रोलियम तो सबसे बड़ा आइटम है। उसके अलावा रत्न आभूषण आयात भी होते हैं प्रोसेसिंग के लिए, रसायन, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सब। और हाँ, एक और चीज, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी सेक्टर, इसके निर्यात से भारत को बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा मिलती है। अच्छा, एक और पहलू है पर्यटन। क्या इसे भी एक व्यापार माना जा सकता है? हाँ बिल्कुल। पिछले लगभग 2 दशकों में भारत ने पर्यटन उद्योग ने काफी तरक्की की है। ये सिर्फ विदेशी मुद्रा ही नहीं लाता, बल्कि देश के अंदर भी लोगों को जोड़ता है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। और स्थानीय कला संस्कृति को भी सहारा मिलता होगा। हाँ, स्थानीय हस्तशिल्प, सांस्कृतिक गतिविधियां, इन सबको बल मिलता है और इससे रोजगार भी पैदा होता है। भारत में कई तरह के पर्यटन की संभावनाएं हैं। विरासत पर्यटन जैसे किले, महल देखना, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, सांस्कृतिक, चिकित्सा पर्यटन, व्यापार पर्यटन। सरकार की भी कुछ योजनाएं हैं शायद, स्वदेश दर्शन, प्रसाद। हाँ, स्वदेश दर्शन 2.0 और प्रसाद जैसी योजनाएं पर्यटन स्थलों को विकसित करने और बेहतर बनाने पर केंद्रित हैं। तो कुल मिलाकर ये तो साफ है कि परिवहन और संचार के साधन वाकई हमारे देश और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं। बिल्कुल। इनका घना और कुशल नेटवर्क आज के जमाने में स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक व्यापार के लिए पहली शर्त है। ये न सिर्फ अर्थव्यवस्था को गति देते हैं, बल्कि हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को भी आपस में जोड़ते हैं, उसे मजबूत करते हैं। स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि विज्ञान और तकनीक के विकास ने तो व्यापार और परिवहन के असर को बहुत दूर दूर तक फैला दिया है। दुनिया एक बड़े गांव जैसी लगने लगी है। सही बात है। तो अब आगे सोचते हुए ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में नई तकनीकें, खास तौर पर जब हम स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी और सबकी पहुंच, एक्सेसिबिलिटी के बारे में सोचते हैं, तो ये तकनीकें इन जीवन रेखाओं को और कैसे बदल सकती हैं? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। कैसे हम इन्हें और बेहतर और टिकाऊ बना सकते हैं, इस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है।